हाँ तो बेटा आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे अबाउट कंसंट्रेशन सेल। वो कंसंट्रेशन सेल हम अच्छे से कर चुके थे। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नास्ट इक्वेशंस। आप हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेशंस करना है किससे? नास्ट इक्वेशन से। इससे पहले आप 11th में पढ़ भी चुके हो इक्विलिब्रियम यूनिट, वहां आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल इक्वल्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो वो ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात, उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे आज हम। बट वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कैलकुलेट होगा यहाँ, वो आपको कहाँ से कैलकुलेट करना है? नास्ट इक्वेशन से। ठीक है, बहुत सिंपल है, थियोरेटिकली समझ में आ जाएगा। नोट्स पहले बना रखे, टाइम इतना लगेगा नहीं। ठीक है, नोट्स को पहले फिर मैं बता रहा हूँ, नोट्स का यूज हम इसलिए कर रहे हैं, नोट्स मैंने इसलिए बना रखे हैं पहले ताकि हमारा टाइम की सेविंग हो सके और टॉपिक्स हमारे जल्दी हो जाए। ठीक है, तो देखिए, एट इक्विलिब्रियम द ईएमएफ ऑफ द सेल बिकम्स इक्वल्स टू 0। आपको ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम पे ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा? एक तो 0 के बराबर। एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड बिकम्स इक्वल। ठीक है, और उसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दोनों सेल्स का, वो कैसा रहेगा? बराबर रहेगा इक्विलिब्रियम पे। अब हम एक रिएक्शन लेके चल रहे हैं, जो रिएक्शन हम पहले भी लेके चल रहे थे, अब पहले से आज भी हम वही रिएक्शन लेके चल रहे हैं। एक ही रिएक्शन का एग्जांपल लेके चलेंगे ताकि आपको ये रिएक्शन बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए और इसी के अकॉर्डिंग आप सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें। तो देखिए, हमारे पास वही रिएक्शन है जिसको हम लास्ट में भी यूज कर रहे थे, जिंक सॉलिड, कॉपर टू पॉजिटिव। जिंक सॉलिड से कन्वर्जन हो गया यहाँ जिंक टू पॉजिटिव में, और ये कॉपर टू पॉजिटिव यहाँ पे था, ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गई भैया। अब इसमें देखो, अब यहाँ पर अलग अलग हाफ रिएक्शन, ये तो पूरी रेडॉक्स रिएक्शन है। अब इसकी हाफ रिएक्शन निकाल ली मैंने। जिंक का देखेंगे, जिंक वाला ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक से जिंक टू पॉजिटिव, तो ये लिख लिया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, Zn से Zn टू पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके अलावा इसमें लिखा है एज द रिएक्शन प्रोसीड कंसंट्रेशन ऑफ Zn टू पॉजिटिव आयंस इन द सॉल्यूशन इंक्रीज। अब ये रिएक्शन जो हमारी फॉलो हो रही है, इस रिएक्शन में आप देख रहे होंगे जिंक सॉलिड से जिंक टू पॉजिटिव बन रहे हैं। इसका मतलब जो हमारे पास ओवरऑल रिडक्शन होगी उसमें Zn टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ये बात तो आपको हो गई है क्लियर, समझ में आ रही है? एज द रिएक्शन प्रोसीड कंसंट्रेशन ऑफ Zn टू पॉजिटिव आयंस इन द सॉल्यूशन इंक्रीज। मतलब Zn टू पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं, मींस कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी भाई इसकी। सेकंड देखो, सेकंड हाफ रिएक्शन में देखो Cu टू पॉजिटिव से Cu सॉलिड बन रहा है, मतलब ये रिडक्शन वाला पार्ट हो गया। ये मैंने रिएक्शन लिख ली, Cu टू पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन Cu सॉलिड। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इस रिएक्शन से हमें पता चल रहा है कि Cu टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन घट रही है और ये बन किसकी रही है? Cu सॉलिड की। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ इस ओवरऑल रिएक्शन जो हमने ऊपर लिख रखी है, इस रिएक्शन से एक बात तो हमारी क्लियर हो गई है कि सॉल्यूशन जब ये रिएक्शन होगी, ठीक है, तो इस रिएक्शन के दौरान सॉल्यूशन में आपकी Zn टू पॉजिटिव और Cu सॉलिड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ये बात क्लियर है नहीं है? अब देखिए, एज द रिएक्शन प्रोसीड कंसंट्रेशन ऑफ Cu टू पॉजिटिव आयंस इन द सॉल्यूशन डिक्रीज। मतलब यहाँ तो आयंस की बात, इस रिएक्शन में हम आयंस की बात करेंगे। यहाँ तो Zn टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और यहाँ Cu टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, घट रही है। ठीक है, आगे देखो, एज द रिएक्शन प्रोसीड कंसंट्रेशन ऑफ Cu टू पॉजिटिव आयंस इन द सॉल्यूशन डिक्रीज। यहाँ Cu टू पॉजिटिव घट रहा है, वहां Zn टू पॉजिटिव बढ़ रहा था। आगे देखिए, अब इस रिएक्शन से हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। जैसे ये हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, इधर ले लिया मैंने रिएक्शन प्रोसीड, मतलब रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। यहाँ ले लिए रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, पता होगा आपने नास्ट इक्वेशन में कैलकुलेशन जो होता है वो किसके रेस्पेक्ट में होता है? रिडक्शन पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में होता है। तो हम रिडक्शन पोटेंशियल की ही यहाँ बात करेंगे। इस ऊपर वाली रिएक्शन में आप देख रहे होंगे कि जिंक सॉलिड की रिडक्शन जो हमारे पास जिंक सॉलिड जो था, Zn टू पॉजिटिव जो था, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है Zn टू पॉजिटिव की। तो देखिए यहाँ Zn टू पॉजिटिव, ये वाला एक तो ग्राफ हमारा ये दिखा रखा है, एक ग्राफ हमने ये दिखा रखा है, और इन दोनों के बीच में दिखा रखा है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ऊपर वाली रिएक्शन से क्लियर हो रहा था हमारा कि रिएक्शन में Zn टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो इन कंसंट्रेशन बढ़ने को तो हमने Zn वाली लाइन तो दिखा दी, ये वाली
वैसे ही Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इस रिएक्शन से पता चल रही है कि Cu2 पॉजिटिव से Cu सॉलिड बन रहा है, मतलब Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो ये Cu2 पॉजिटिव वाली लाइन हो गई, ये हो गई। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों इंटरमिक्स करते हैं, मिल जाते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है बेटा, ऊपर वाली रिएक्शन से हमें क्लियर हो रहा है कि इसमें Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन तो बढ़ रही है और Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो वही तो लिखी है। तो Cu2 पॉजिटिव की तो डिक्रीज हो रही है, ये दिखा रखा, और Zn2 पॉजिटिव की इंक्रीज हो रही है, ये हो गया दोनों का दोनों के एक पॉइंट आ गया दोनों का, जिसका हम नाम देंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट का। बात मेरी क्लियर भाई? आगे देखिए, अब मैं इस रिएक्शन का, जो हम ऊपर वाली रिएक्शन कर रहे थे, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या निकलेगा इसका बताइए बेटा? इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलेगा, हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम रिएक्शन के रेस्पेक्ट में निकलता है, और वो हम कैसे निकालेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ Kc इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है यहाँ, Zn2 पॉजिटिव, ये हमने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में यूज कर रहा हूँ, ये किसको डिनोट करता है? कंसंट्रेशन को, मोलर कंसंट्रेशन को, और प्रोडक्ट में क्या आएगा? Cu सॉलिड। भाई ये तो रूल है इक्विलिब्रियम का कि जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हो तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट ले लिया ऊपर, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ले ली दोनों कंपोनेंट्स की, और रिएक्टेंट की क्या आ जाएगी? कंसंट्रेशन ऑफ Zn सॉलिड, और क्या है रिएक्टेंट में? ये Cu2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। अब जो ये हमारे पास प्योर सॉलिड, इस रिएक्शन में प्योर सॉलिड कॉपर है और एक जिंक है, तो हमें पता है प्योर सॉलिड है या प्योर गैसेज है, इनकी मोलर कंसंट्रेशन हमेशा क्या ली जाती है? यूनिटी ली जाती है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों टर्म्स तो रिमूव हो जाएंगी, क्योंकि इनकी वैल्यू कितनी है? 1 के बराबर है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ Cu सॉलिड इक्वल्स टू Zn सॉलिड, ये किसने के बराबर बेटा? 1 के बराबर है। तो यहाँ Kc किसके बराबर हो जाएगा? Kc इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पर अगर ये भी ये और ये दोनों यूनिटी के बराबर हैं, तो ऊपर वाले क्या रह गया? Zn2 पॉजिटिव, और नीचे क्या रहेगा? Cu2 पॉजिटिव। तो यहाँ आ जाएगा Zn2 पॉजिटिव की मोलर कंसंट्रेशन अपॉन में Cu2 पॉजिटिव की मोलर कंसंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आ गया ये Kc। ठीक है, ये तो हमने डायरेक्ट निकाला है रिएक्शन का, बट मैंने यहाँ बताया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, बट करेंगे किससे? नस्ट इक्वेशन से। अब मैं नस्ट इक्वेशन का यूज करूंगा यहाँ, ये तो डायरेक्टली Kc निकाल लिया मैंने। तो देखिए आगे, ये दिखा दिया मैंने Kc इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब मैं नस्ट इक्वेशन अप्लाई करने जा रहा हूँ। नस्ट इक्वेशन में क्या था? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन में NF लॉग ऑफ Zn2 पॉजिटिव अपॉन में Cu2 पॉजिटिव। ये वैल्यू तो मैंने वही रख दी है यहाँ, और RT की वैल्यू कांस्टेंट है, F की वैल्यू भी कांस्टेंट है, ये हम जानते हैं। अब एक बात तो मैंने बताई थी, अगर हम इक्विलिब्रियम पर कैलकुलेशन करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो वहां जो ई सेल की वैल्यू है वो क्या होती है? 0 होती है। देखो, एट इक्विलिब्रियम द EMF ऑफ द सेल बिकम्स 0, मतलब EMF ऑफ द सेल का मतलब है कि ई सेल की वैल्यू, ठीक है, क्या होती है? 0 होती है। कहाँ? इक्विलिब्रियम पे। तो वही तो मैंने बताया। तो अब मैं जब नस्ट इक्वेशन मैंने ये लगा दी ऊपर वाली रिएक्शन पे, अब नस्ट इक्वेशन लगाने के बाद में फिर मैंने बता रखा है लास्ट में कि हम ये जो नस्ट इक्वेशन है, यहाँ हम नस्ट इक्वेशन इक्विलिब्रियम पे निकाल रहे हैं, इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ ई सेल की वैल्यू 0 पुट करनी है। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं 0 पुट कर दूंगा तो क्या है जाएगा? यहाँ ई नॉट सेल के बराबर में ये सारी टर्म ले लेंगे हम, ये वाली। तो ये कितना आ जाएगा? 2.303 RT अपॉन में n की वैल्यू 2 ले रखी है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस रिएक्शन में, लास्ट वाली रिएक्शन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था? 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस हो रहा था। n की वैल्यू रिएक्शन में लास्ट इक्वेशन में कितनी पुट कर ली थी हमने? 2 पुट कर ली थी। ठीक है, R वैल्यू कांस्टेंट रहेगी 8.314, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर 298 केल्विन, और n की वैल्यू 2 है, और फैराडे कांस्टेंट 96500। यहाँ ले लिए लॉग ऑफ, ये वैल्यू किसके बराबर थी बेटा? ये Kc के बराबर थी, मैंने यहाँ ले लिया Kc, लॉग ऑफ Kc रख ली इसकी जगह पर। बेटा बात क्लियर है? इसके अलावा देखो, अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई करने के बाद में हम पहले भी इसको यूज कर सकते हैं, पहले भी हम इसको यूज कर रहे थे। ई नॉट सेल की वैल्यू ये तो हमने रख दी वैल्यू। अब ए वाली जो वैल्यूज थी, एन को छोड़कर इनको काट पीट के कितना आता है? 0.059, और एन की वैल्यू एज इट इज रख देते हैं। कितनी थी एन की वैल्यू? 2, और क्या रह गए हैं? लॉग ऑफ Kc। बताओ बात समझ में आ गई नहीं आई? बहुत सिंपल है। इसके अलावा हमने क्या करना है, और यहाँ पर
अगर हम nth रिएक्शन के लिए कैलकुलेशन करते हैं, मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हो, तो 2 की जगह क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। सिंपल बेटा, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन की, जैसे ये रेडॉक्स रिएक्शन थी, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन पे, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम थी, उस पे हम नॉइस इक्वेशन अप्लाई करके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, केसी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें एन की वैल्यू चाहिए, ई नॉट सेल की वैल्यू चाहिए, हमारा कैलकुलेशन किसका हो जाएगा बेटा, केसी का, सिंपल वे में। ठीक है, आगे देखो। आगे हम बात करने जा रहे हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, न्यूमेरिकल एक साथ लेंगे इनके। अभी मैं टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल का जो पार्ट है इसका एक साथ लेना है। तो देखिए इसमें आगे है गिव्स एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन और मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल। आपको पता होगा गिव्स एनर्जी चेंज मतलब एनर्जी चेंज, जो कॉन्सेप्ट था एनर्जी चेंज का, वो किसने दिया था, गिब्स ने दिया था। तो वो हम उसके बारे में बात करनी है। और दूसरा, और उसको दूसरा नाम जो है, दिस वाज मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल, कि जो सेल आप जो सेल से आप काम कर रहे हो उसकी मैक्सिमम वर्क डन करने की इफिशियंसी कितनी है। अगर वो कितनी है मींस उसका कैलकुलेशन आप किस तरह से करोगे, वो सब हमें करना है आगे टॉपिक में। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूले ध्यान रखने, यहाँ कोई डेरिवेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। कि गिव्स फ्री एनर्जी के हमारे 2 फॉर्मूले हैं, डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, डेल जी नॉट किसको डिनोट करेगा, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन क्या होगा, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, जैसे जिंक कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। एफ की वैल्यू क्या होती है बेटा, फैराडे कांस्टेंट, वही कांस्टेंट वैल्यू है 96500 कूलम। ई नॉट सेल आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वही फॉर्मूला है ई कैथोड माइनस ई एनोड से। ठीक है, सिंपल वे में आप वैल्यूज पुट करके क्या निकाल दोगे, डेल जी नॉट, जिसको हम नाम देते हैं मैक्सिमम वर्क डन का भी, या तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज या मैक्सिमम वर्क डन। एक तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। दूसरा, जो मैक्सिमम वर्क डन कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है, एक तो ऊपर वाला था ये वाला, एक हम ये वाला फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। फ्रॉम गिव्स डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के करें या केसी करें एक ही बात है। ठीक है बेटा, भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक तो हम लास्ट में कैलकुलेट कर रहे थे नस्ट इक्वेशन से। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी यहाँ भी आया हुआ है, मींस यहाँ से भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नस्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करना है तो लास्ट वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। लास्ट वाला फॉर्मूला कौन सा था बेटा, लास्ट वाला फॉर्मूला था आपका ये वाला, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.059 अपॉन में एन लॉग ऑफ के सी। ये तो नस्ट इक्वेशन से के सी कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ के अगर हम गिव्स फ्री एनर्जी की बात करें, यहाँ हम गिव्स फ्री एनर्जी से भी हम के सी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ आर की वैल्यू, टी की वैल्यू कांस्टेंट है, आर की वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिस इज 298, और एल एन के सी, एल एन को लॉग में ले जाएंगे 2.303 लॉग के बराबर जो होता है, और केसी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल जी नॉट। समझ में आ रही, तो यहां से भी हम मैक्सिमम वर्क डन यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू केसी, और यहां पर भी हम मैक्सिमम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू ईएमएफ ऑफ द सेल, ई नॉट सेल। तो दोनों फॉर्मूले हमने कर चुके हैं। ठीक है, आगे हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। आगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करने जा रहे हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन, ध्यान से समझना बेटा, हर एक टाइप से एक एक न्यूमेरिकल लूंगा मैं। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल्स तो क्लियर कराऊंगा नहीं। अगर किसी को सेपरेटली कोई न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है तो वो न्यूमेरिकल्स मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हो। आपको कुछ टाइम में, जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलेगा, आपको सॉल्व करके मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं, दिस इज कैलकुलेशन द मैक्सिमम वर्क डन, मतलब डेल जी नॉट की बात कर रहा है बेटा। ये अभी लास्ट में जो बताया था डेल जी नॉट, ये वाला। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन
दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैनियल सेल, जो कहां से ऑब्टेन हुआ, डैनियल सेल। और डैनियल सेल वही था हमारा जिंक कॉपर वाला, Zn से Zn2 पॉजिटिव, साल्ट ब्रिज लगा दिया, Cu2 पॉजिटिव टू Cu। और यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन है आपको, E0 Zn की वैल्यू दे रखी है और E0 कॉपर वाली रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है। ठीक है, दिस इज -0.76 वोल्ट एंड दिस इज प्लस 0.34 वोल्ट। तो मैक्सिमम हमें वैल्यूज देखनी है। वैल्यूज क्या दे रखी है, E0 सेल की वैल्यू दे रखी है, ई कैथोड और E0 की, ई एनोड की। तो हमें फिर दिमाग लगाना है कि मैक्सिमम वर्क डन के दो फॉर्मूले थे, एक तो डेल G0 माइनस NF E0 सेल, एक था डेल G0 इक्वल टू माइनस RT LN KC, ये दो फॉर्मूले थे। तो हमें क्या करना है, अब हमें E0 सेल की वैल्यू दे रखी है कैथोड एनोड की, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर भाई डेल G0 इक्वल टू माइनस NF E0 सेल दे रखा है, E0 सेल मतलब ये वाला फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। और वो निकालेंगे कैसे हम, E कैथोड माइनस E एनोड। ऊपर वाली रिएक्शन में कैथोड वाला पार्ट कौन सा था, ये वाला, और एनोड वाला कौन सा था, जिंक वाला। तो यहाँ पर कैथोड वाला कॉपर वाली की वैल्यू करेंगे, माइनस में ये वाली वैल्यू रखेंगे माइनस 0.76, तो E0 कैथोड आ जाएगा। E0 कैथोड देखो यहाँ रख रखा, E0 सेल इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.34, और एनोड की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, दिस इज 0.3 सॉरी माइनस के 0.76 वोल्ट। तो ये आ जाएगा E सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड और एनोड की वैल्यू पुट करने पर E0 सेल आ गया। और E0 सेल को आप कहाँ पुट कर सकते हो, E0 सेल को हमें यहाँ पुट करना है। NF की वैल्यू कांस्टेंट लेनी है, N की वैल्यू तो इस रिएक्शन से ही पता चल रहा है। इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। F की वैल्यू वही कांस्टेंट है 96500 कूलम। और E0 सेल की वैल्यू हमने निकाल ली है ई कैथोड माइनस ई एनोड से, जो कितनी निकल के आई है, प्लस 1.10 वोल्ट। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही। अब यहाँ N की वैल्यू 2 है, F की वैल्यू ये रख दी। अब डेल G0 में भी वैल्यू रख देंगे हम, -2 इंटू में 96500 कूलम इंटू में 1.10 वोल्ट। ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी -2123000 कूलम वोल्ट। ध्यान रखना है, कूलम वोल्ट आई है वैल्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ कूलम आ रहा था और यहाँ पर क्या था, वोल्ट था। तो कूलम वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल भी लिख सकते हैं, या आप यहीं भी कूलम वोल्ट पे भी छोड़ सकते हो वैल्यू। ये राइट आंसर होगा आपका बेटा, ठीक है। इससे आगे सेकंड न्यूमेरिकल देखो। अगला न्यूमेरिकल देखो बेटा, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। हमें डायरेक्ट पूछा है EMF ऑफ द सेल। रिएक्शन दे रखी है Ni सॉलिड प्लस में 2Ag पॉजिटिव, ठीक है, Ni और 2Ag पॉजिटिव की ये जो मोलरिटी में वैल्यू दे रखी है, मतलब ये मोलर कंसंट्रेशन है बेटा आपकी, ठीक है। ये प्रोडक्ट में दे रखा है आपको Ni2 पॉजिटिव है 0.16, इसकी मोलर कंसंट्रेशन इतनी दे रखी है, प्लस में दे रखा है 2Ag। अब जो वैल्यूज गिवन है, गिवन दैट E0 सेल इतना पूछा क्या है आपको EMF ऑफ द सेल। अब जो वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको दिमाग लगाना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज किया जाए। यहाँ आपको E0 सेल गिवन है, ठीक है, E0 सेल गिवन है। इसके अलावा मोलर कंसंट्रेशन गिवन है आपको, इसका मतलब E0 सेल भी है, मोलर कंसंट्रेशन भी है। और इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आपको ई सेल कैलकुलेट करना है, EMF ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है कंप्लीट सेल का, ठीक है बेटा। तो देखिए आपको कंसंट्रेशन ऑफ Ni2 पॉजिटिव कितनी दे रखी है, ये दे रखी है। कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव ये वैल्यू दे रखी है। और E0 सेल की वैल्यू आपको ये भी गिवन है। और EMF ऑफ द सेल निकालेंगे तो ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन में N। यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिख रहा है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस दिख रहा है। तो N की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर ली। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ किसकी लेंगे, कंसंट्रेशन यहाँ किसकी, पूरे सेल के लिए ऊपर की कंसंट्रेशन किसकी ली जाती है, जो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है उसका जो आयनिक फॉर्म है, ऑक्सीडेशन वाले की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो ऊपर आती है। तो ऑक्सीडेशन इस रिएक्शन में कौन कर रहा है, Ni से Ni2 पॉजिटिव है तो निकल कर रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Ni2 पॉजिटिव ली जाएगी। और जो हमारे पास रिडक्शन वाला पार्ट है वो हमेशा नीचे आता है, उसकी मोलर कंसंट्रेशन नीचे आती है। तो मोलर कंसंट्रेशन यहाँ Ag पॉजिटिव की मोलर कंसंट्रेशन आएगी नीचे, और इसके मल्टीपल में 2 दे रखा है आपको। तो यहाँ मोलर कंसंट्रेशन Ag पॉजिटिव की पावर में क्या दिखा देंगे, 2। हमें पता
होता है, अगर किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में मल्टीपल टर्म्स जो होती हैं वो मल्टीपल टर्म्स हमेशा मोलर कंसंट्रेशंस की कहाँ आ जाती हैं, पावर्स में आ जाती हैं। ठीक है, इसलिए इसकी पावर हमने कितनी लेनी पड़ेगी बेटा, 2 लेनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए ई नॉट सेल की वैल्यू आपको ये वाली गिवन है, तो ये पुट कर दिया। इसके बाद में 0.059 अपॉन ये वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई, लॉग ऑफ निकल की मोलर कंसंट्रेशन और एजी पॉजिटिव की मोलर कंसंट्रेशन तो कितनी है 0.16 अपॉन में 0.02। इसकी मोलर कंसंट्रेशन को मैं स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ भी मैंने क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। और अब हम क्या कर देंगे, इसको सारी को हम सॉल्व कर देंगे, सारी वैल्यूज जो आपको गिवन है यहाँ। ठीक है, तो देखो लास्ट में आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ, दिस इज ई सेल कैलकुलेशन हो जाएगा। दिस इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। ध्यान रखना है, जैसे ईएमएफ आपको कैलकुलेट करवाता है तो उसमें आपको ये देखना है कि गिवन वैल्यूज क्या है। अगर आपको ई नोट सेल गिवन है, इसका मतलब ई सेल कैलकुलेट करना है। अगर ई नोट सेल कैलकुलेट, अगर ये नहीं गिवन है तो आपको डायरेक्टली आई कैथोड माइनस ई एनोड पुट कर देना है। ठीक है, राइट द नेक्स्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। अगला जो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों टाइप जो बता रहा हूं मैं न्यूमेरिकल्स के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स इनसे बाहर आता नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ Mg से Mg2 पॉजिटिव है, ये हमारा यहाँ कंसंट्रेशन दे रखी है ये वाली। वैसे Cu2 पॉजिटिव से Cu पॉजिटिव की मोलर कंसंट्रेशन दे रखी है, और Cu बिल्कुल ऊपर वाला न्यूमेरिकल है ये। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या करना है, राइट द नेक्स्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। अब आगे देखो क्या दे रखा है इसमें, ये जो इक्वेशन पहला वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, द ओवरऑल सेल रिएक्शन इज Mg प्लस में Cu2 पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव टू Cu, ये रिएक्शन आपको गिवन है। और इसमें जो वैल्यूज गिवन वैल्यूज क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। इसके अलावा ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है, इसमें ई नॉट Cu2 पॉजिटिव से Cu ये दे रखा है, ई नॉट Mg2 पॉजिटिव टू Mg ये वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब ई नॉट सेल की भी वैल्यू आपको अलग अलग कैथोड एनोड की दे रखी है, तो आपको ई सेल भी निकालना पड़ेगा, ई नॉट सेल भी निकालना पड़ेगा, और ई नॉट हाफ सेल ये रहा, ई नॉट हाफ सेल ये रहा, और ई सेल अगर निकालेंगे तो कैथोड माइनस एनोड। इसके लिए आपने कैथोड एनोड की पहचान करनी है, और कैथोड कौन सा हमारा Mg पॉजिटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है ये। ठीक है, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ वो भी बिल्कुल फॉर्मूला लग जाएगा। अगर आपको ई नोट कैथोड माइनस ई नोट कैथोड ई नोट एनोड दे रखा है, और भाई ये वैल्यूज आपको गिवन है, मोलर कंसंट्रेशंस गिवन है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला क्या निकालना पड़ेगा, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन मैंने लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ किसका आएगा, जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है उसका वो वाला ऊपर आएगा Mg2 पॉजिटिव, और रिडक्शन वाले आएगा नीचे आएगा। ठीक है, और ई नोट सेल आपको पता है कैसा निकलेगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और ई कैथोड कौन सा है इसमें, ई कैथोड देखिए कैथोड वाला पार्ट कौन सा है, Mg पॉजिटिव है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, मतलब Mg से Mg2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव से Cu सॉलिड। नहीं, यहाँ ये Mg से Mg2 पॉजिटिव तो ऑक्सीडेशन हो गया, Cu2 पॉजिटिव से Cu सॉलिड रिडक्शन हो गया, तो ऊपर आएगा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, मतलब Mg पॉजिटिव आ जाएगा, Mg2 पॉजिटिव ऊपर, और नीचे आ जाएगा रिडक्शन वाला पार्ट, दिस इज Cu2 पॉजिटिव नीचे आ गया। ठीक है बेटा, इसके अलावा सारी वैल्यूज हम पुट करने के बाद में ई नोट सेल आ जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड वाली वैल्यूज हम पुट कर देंगे, ये आ गई, ई एनोड वाली पुट वैल्यू ये हो गई, तो ये वैल्यू ई 0.34 माइनस में 0.234, ये तो ई नोट सेल की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे निकाल के, और हम यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव की वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे बेटा। ठीक है, अब बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे ये वैल्यूज आपको गिवन है, अब हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई जो मोलर कंसंट्रेशन है, मतलब ये वाली मोलर कंसंट्रेशन कौन सी है इनमें से, और जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली वैल्यूज है वो कौन सी है, तो आप यूनिट से पता लगा सकते हो। यहाँ पर आपको मोलर दे रखी है, ये मोलर, तो मोलर कंसंट्रेशन हमेशा कहाँ आती है, ये वाली मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू तो हो गई ये वाली। ठीक है, अगर आपको वोल्ट में वैल्यू दे रखी है, वोल्ट वाली कौन सी होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली वैल्यू होती है, ये ई नोट सेल वाली। ये वैल्यू इस तरह से आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास
मोलर वाली यूनिट है वो तो मोलर कंसंट्रेशन वाली हो गई, और जो वोल्ट वाली है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल होती है जो हमारी यहाँ पुट होगी, ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। मतलब यहाँ हमें जो पुट करनी है सारी वैल्यूज पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, ई सेल निकाल सकते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड नेक्स्ट इक्वेशंस एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है बेटा, तो आपकी ये वाली यूनिट लगभग फिनिश हो चुकी है। जो हमारा अगला टॉपिक है वो इसमें जो बचा कुचा रहना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज यूनिट आपकी फाइनल है। ठीक है बेटा, तो फिर आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक्स।